हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की बात करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में जिनवू को फाइनली उसका एस रैंक का लाइसेंस मिल जाता है और इसी के साथ वो कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन जाता है। और इसकी न्यूज ना चारों तरफ फैल गई थी, मतलब कि जिनवू केवल न्यूज पता और सभी को इसके बारे में पता चल गया था। और यूजिन ना जिनवू को अपने गिल में ऐड करने में भी फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना यूजिन के डर ना उसको गिल मास्टर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट इस बार ना यूजिन ही ऑफर को ठुकरा देता है और बताता है कि मैं जिनवू के साथ का करने वाला हूं। और इसके बाद जिनवू को जाना था डीम कैसल में अगेन, और इसलिए ना वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। इसलिए वो फायर आर्मर लेने के लिए गया था जिससे आग से बच सके और इसी तरीके की और भी काफी सारी चीजें लेने के लिए जाता है। और अब तो यूजिन भी जिनवू के घर पे रहने के लिए आ जाता है और जिनवू ना उसको अपने घर पे रहने की परमिशन दे भी देता है, क्योंकि यूजिन के डैड ना उसको घर से निकाल दिए थे। और इसके बाद फाइनली जिनवू डीम कैसल पे जाता है और वहां पे ना वो काफी आसानी से इस बार फ्लोर्स को क्लियर किया जा रहा था, क्योंकि टस जो था ना भाई वो लिटरली काफी ज्यादा कमाल का था। उसको वो मैजिकल और कक दे दिया था जिनवू ने, इस कारण टस ना काफी कमाल करता है। और साथ ही हमें पता लगता है कि यूजिन के डैड को ना एक बीमारी है और यह बीमारी ना काफी ज्यादा रेयर होता है और ये बीमारी ना हंटर के कारण होता है, हंटर के माना के कारण होता है, जो कि नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर पाते। और इस बीमारी में बंदा कोमा में चला जाता है। और ये जब यूजिन के डायर को पता लगता है ना भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और जिनवू ना काफी आसानी से ना 79th फ्लोर पे आ चुका था, बट उस फ्लोर पे ना उसको परमिट नहीं मिल रहा था। और तभी अचानक से ना जिनवू की शैडो आर्मी जो होती है ना वो मरने लगती है। और तभी जिनवू को पता लगता है कि डीम नाइट्स है उस फ्लोर पे और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बट जिनवू ना काफी आसानी से ना उन सभी नाइट्स को संभाल लेता है। और इसके बाद फाइनली बचता है डीम नाइट का बॉस, और वो सच में काफी ज्यादा डर रहा था वहां पे। और जिनवू बोलते हैं कि फाइनली मुझे पता चल गया कि डीम को डर भी लगता है। जिनवू 19 फ्लोर पे आ चुका था और यहाँ के मॉन्स्टर ना पहले की तुलना में ना अब काफी ज्यादा पावरफुल आने लगे थे। जिनवू ने अपने स्टेट्स को बढ़ा लिए थे, उसके बाद भी ना उसका माना ना काफी स्पीड में खत्म हो रहा था और जिनवू का ना 90 लेवल भी हो जाता है इसके बाद फाइनली जिनवू ना 97th फ्लोर पे पहुंच जाता है। और जिनवू की पावर्स देखने के बाद ना एजल काफी ज्यादा हैरान होती है और एजल वहां पे पूछती है कि जिनवू सर, क्या सारे इंसान आप जैसे ही ताकतवर होते हैं? और जिनवू बोलता है कि मुझे सबका तो नहीं पता, बट मेरी तरह 2 इंसान को मैं जानता हूं। और वो ना चेयरमैन और चा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जिनवू ने जब उनका रासेंस किया था ना तो उसको पता चल चुका है कि वो ना नॉर्मल एस रैंक के मुकाबले ना काफी ज्यादा पावरफुल है। चॉय है ना जो हंटर गिल का लीडर है, चाना उससे भी ज्यादा पावरफुल एक तरह से देखा जाए तो। और जिन वो सोचता है कि एस रैंक हंटर बिना ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल होते हैं, क्योंकि एस रैंक हंटर का माना नापा नहीं जा सकता है, इस कारण सभी एस रैंक कहलाते हैं। और जिन वो सोच रहा था कि जब वो लास्ट टाइम चेयरमैन से मिला था ना तो वो उसके बराबर था लगभग, बट अभी ना वो उससे पावरफुल हो गया होगा। और तभी जिनवू बोलता है कि अगर तुम्हें नीचे जाना है तो तुम जा सकती हो। और तभी एजल बोलते हैं कि जिनवू सर, इसका मतलब मैं आपके किसी भी काम की नहीं हूं अब। और जिनवू बोलता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की। और एजल वहां पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूं सर, और मैं देखना चाहती हूं कि क्या आप 100 फ्लोर तक जा पाते हो या फिर नहीं। और इसके बाद वो ना एजल के साथ ना अगले फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहां पे ना जापान का एस रैंक हंटर आया होता है अपने असिस्टेंट के साथ। और इस बंदे का नाम ना कोतो को ना वहां पे थोड़ा अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि उसके आसपास ना कोई काफी पावरफुल हंटर है, बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। और हंटर एसोसिएशन से ना एक बंदा ना उनको पिक करने के लिए आता है। और इसके बाद वो सभी ना कोरिया के हंट एसोसिएशन की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद कोतो ही चेयरमैन दोनों आमने सामने होते हैं। और चेयरमैन को पता था कि कोतो योजना काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है। और जापान में ना टोटल 21 एस रैंक हंटर है, जिनमें से 11 एस रैंक हंटर ना सिर्फ एक ही गिल के अंदर है, और वो गिल ना कोतुर योजी का ही है। और इसके गिल का नाम ब्लेड होता है। वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जैसे कि कोरिया में 5 गिल है तो वहां पे बैलेंस बना हुआ है सभी गिल के अंदर, बट जापान में ऐसा नहीं है। कोतो के गिल में 11 एस रैंक हंटर है, इसलिए वो डोमिनेट करता है एक तरह से जापान पे। और वो ना नंबर 2 पे आता है पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल गिल में। और नंबर 1 पे जो गिल है ना वो चाइना के अंदर है। और कोतो की जो असिस्टेंट हानेकावा होती है ना वो सीधा मुद्दे पे आती है और वो बोलते हैं कि जेजू आइलैंड में ना कोरिया के साथ है, जापान मतलब कि साथ देने वाला है। और कोतो बोलता है कि मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टॉप हंटर का गिल बने, और इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और चेयरमैन ये सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि जापान के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जेजू आइलैंड पर डायरेक्ट अटैक करना ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। और कोतो बोलता है कि आपको ना इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर पहले से ही प्लान बना के रखा है। और हानेकावा कुछ डॉक्यूमेंट भी वहां पे दिखाती है और कोतो ना वह सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता है कि हर एक एंट मॉन्स्टर ना एक हाई
लेवल के हंटर के बराबर है, बट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रह पाते हैं, मतलब कि केवल 1 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। मतलब कि यह है कि हमने अगर क्वीन को हरा दिया तो 1 साल के अंदर सारे एंट मॉन्स्टर मारे जाएंगे। चेयरमैन बोलते हैं कि सच बताओ तो तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा बढ़िया है, बट एंट मॉन्स्टर अपनी रानी को बचाने के लिए कुछ भी सकते हैं वहाँ पे। और को तो बोलता है कि आपने एकदम सही बोला, बट अगर वो एंट मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकल गए तो हमें उनको हराना ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो बताने लगता है कि इस तरीके का इंसिडेंट ना 2-3 बार हो रखा है। जब कोरिया के हंटर रेड पे गए थे तो एंट मॉन्स्टर बाहर आ गए थे और वो सभी हंटर सबसे लड़ने लगे थे। और ये सारी बातें सुन के ना कोरिया हंटर एसोसिएशन के ना काफी सारे मेंबर्स ना काफी हैरान हो जाते हैं। कोतो को मिला के ना 10 और एस रैंक हंटर है जो कि उनकी मदद करने के लिए ना रेड पे जाएंगे, मतलब कि और जपनीज हंटर उन सभी एंट मॉन्स्टर को डिस्ट्रक्ट करेंगे और कोरिया के हंटर जाके क्वीन को खत्म कर देंगे। और जैसे ही क्वीन मारी जाएगी उसी टाइम पे हम जल्दी से सारे हंटर्स वहां से निकल जाएंगे हेलीकॉप्टर की मदद से। और चेयरमैन को उसका प्लान तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, बट उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार कोतो कर रहा है। और हमें पता लगता है कि कोतो ना नेशनल लेवल हंटर का ना टाइटल चाहिए था, और अगर वो टाइटल कोतो को मिल जाता तो वो जापान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती। और वैसे देखा जाए तो कोरिया के पास कोई कारण नहीं था उस ऑफर को ठुकराने का, बट चेयरमैन ना फिर भी काफी ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे, क्योंकि कोरिया में केवल 8 एस रैंक हंटर बचे हैं अभी, जिनमें से चेयर में तो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और मिन व्यू ने रिटायरमेंट ले लिया है। और क्या 6 हंटर मिलके लड़ पाएंगे? और सबसे मेन बात, क्या वो हरा भी पाएंगे एंट मॉन्स्टर को? और तभी चेयरमैन को ना जिन्वू की याद आती है, जिसने अकेले ही एक ए रैंक के डजन को क्लियर किया था। और अगर जिन्वू उस रेड में शामिल हो जाए तो उनके जीतने के चांस ना काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और चेयरमैन ना फाइनली उस प्रपोजल को ना वहां पे हाँ बोल देते हैं। और इसके बाद हमें डिमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जिन्वू का लेवल ना 93 हो गया था और वो फाइनली 100 लेवल पे पहुंच चुका था फ्लोर पे, मतलब कि। और वहां पे उसका सामना ना बारन द डीम किंग से होने वाला था। और हमें ना आसमान में एक ड्रैगन देखने को मिलता है और उस ड्रैगन पे ना बारन काफी बैड एस तरीके से खड़ा हो रखा था। और जिन्वू ना उसका फील कर पा रहा था और वो सोच रहा था कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिन्वू लिटरली ये सोच रहा था कि क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं। और एजल बिना बारन को अपनी आंखों के सामने देख के ना काफी ज्यादा डर जाती है। और जिन्वू ना अभी तक केवल D1 से लड़ा था और वहां पे ना एक ड्रैगन को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो सोच रहा था कि अगर ये ड्रैगन ना अगर डीम नहीं हुआ ना तो मैं शायद इसकी शैडो को एक्सटेक्स्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद बारन ना अपना सर्ड आगे की तरफ करता है और अपने स्किल्स हेल्स आर्मी को एक्टिवेट करता है। और इसके बाद तभी ना वहां पे काफी सारे डीम आर्मीज आ जाते हैं और उनका लेवल ना लगभग ए रैंक तो होता ही है। और ये देखिए ना एजल भी काफी ज्यादा डर जाती है और डीम सन्स ना जल्दी से जिन्वू की तरफ आ रहे थे उसको मारने के लिए। और जिन्वू ना एजल को शांत रहने के लिए बोलता है। और जैसे ही सभी डिमस ना जिन्वू के रेंज में आ जाते हैं तभी ना वो मोनाड डोमेन को एक्टिवेट करता है और इसके बाद वो अपनी शैडो आर्मी को भी बुलाता है। और शैडो आर्मी ना डीम आर्मी को ना काफी आसानी से वहां पे मारते जा रही थी और वहां पे युद्ध तो काफी बढ़िया जा रहा था। और अभी फिलहाल तो जिम्बो के पाले में ही था मैच एक तरह से देखा जाए तो। और मेजस ना वहां पे फायर अटैक भी करते हैं और वहां पे ना चारों तरफ केवल आग ही आग होने लगा था। मेजस भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए जिन्वू के। और ये चीज देख के ना एजल भी वहां पे काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन बारन जो था ना वो काफी मजे से आराम से बैठ के ना वो सारी चीजें देख रहा था। और एजल को ना वहां पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किसके साइड है, डीम के साइड है या फिर जिन्वू के साइड है। और ये चीज सोच के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और इसके बाद तभी बारन भी वहां पे अपना पहला अटैक करता है और वो ना लाइटनिंग अटैक करता है। और वो ना जमीन पर जब लाइटनिंग मारता है ना तो उससे काफी सारे शैडोज आर्मी मर जाते हैं। और एजल के ऊपर वो लाइटनिंग लगने वाला था लेकिन जिन्वू ना बचा लेता है एजल को। और जिन्वू को पता चल गया था कि ये अटैक कोई नॉर्मल नहीं था, अगर ये जिन्वू को लग जाता ना तो उसकी सारी शैडो आर्मी एक ही मिनट में गायब हो जाती। और इसके बाद जिन्वू ना ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की सोचता है ताकि वो बारन को नीचे ला सके और जिन्वू वहां पे कुछ कर पाता, लेकिन उससे पहले ही डिमन उसको रोक लेते हैं और उसको काफी तगड़ा वाला एक शॉट मारते हैं और जिनमुना काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इसके बाद बाराना अगेन वहां पे लाइटनिंग अटैक करता है और वो जिन्वू के ऊपर गिरता उससे पहले ना जिन्वू वहां पे बच जाता है उस अटैक से। लेकिन इसके बाद डीम किंग ना बार बार जिन्वू के ऊपर ना ठंडार अटैक करने लगते हैं और जिन्वू ना बस अटैक को डॉज किया जा रहा था। और तभी अचानक से ना एक काफी तगड़ा वाला फ्लेम थ्रोअर आता है और वो ना लाइटनिंग अटैक को रोक लेता है। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं टास्क होता है और टास्क बिना वहां पर अपनी पूरी जान लगा देता है और दोनों का टक करना काफी ज्यादा बराबर चल रहा था। और तभी टास्क ना थोड़ा दिमाग लगाता है और वो ना अपना अटैक सीधा ड्रैगन के ऊपर कर देता है। और जिन भी सोच रहा था कि चलो अच्छा है मैंने टास्क को मैजिकल स्टोन दिया था, नहीं तो इससे बचना अभी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। और इसके बाद ड्रैगन ना जमीन पर नीचे गिर जाता है। भाई उसका खेल खत्म होने वाला था एक तरह से। और जिन्वू
के पास भी मौका आ गया था फेस टू फेस लड़ने का इसके बाद और जिनवू बोलता है कि चल फाइनली यार तू नीचे तो आया। ऊपर देखते देखते ना मेरे गर्दन में भी दर्द होने लगा था और बारन जो था ना वो भी उस टाइम पे काफी ज्यादा बैड एस लग रहा था। ये तो बोलूंगा मैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिनवू के पास कुछ ऐसे स्किल्स है जिसके लिए माना का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जैसे कि कमांडर टच हो गया। उस टेक्निक के अंदर ना वो किसी भी सामान को ना एक जगह से दूसरी जगह पे कर सकता था, बट उसका ना एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए था और अगर उसको अपनी स्किल्स का इस्तेमाल ना भारी सामान के ऊपर करना था ना तो इसके लिए ना जिनवू का लेवल ना उस सामान जितना होना चाहिए और साथ ही जिनवू को अपनी शैडो प्रिजर्व करने में और साथ ही समन करने में भी ना बिल्कुल भी माना की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर उसके शैडो मर जाते हैं तो उसमें तो माना का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस कारण वो ना अपने स्टेट्स को बढ़ा लेता है जिस कारण ना उसका माना भी बढ़ जाता है। और जिनवू सोच रहा था कि क्या डीम आर्मी मरने के बाद वो भी दोबारा से रीजनरेट हो सकती है और ये सारी बातें सोचे जा रहा था। और अगर वो भी रीजन मेट करने की कोशिश करेगा ना डीम किंग तो उसके माना के ऊपर भी ना काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और इसके बाद डीम किंग जो होता है ना वो सीधा टास्क के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपना थंडर अटैक करता है, काफी पावरफुल। और टास्क ना वहां पे अपना प्रोटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है, बट लिटरली भाई काफी आसानी से टास्क का पत्ता कट कर देता है डीम किंग। और जिनवू का माना ना 2000 से भी नीचे गिर गया था उस टाइम पे और टास्क जैसे सोल्जर्स को समन करने में ना उसको काफी ज्यादा माना इस्तेमाल करना पड़ता था। और अगर जिनवू को ये बैटल जीतना था तो उसको ना हाई लेवल के सोल्जर्स को बुलाना ही था। और इसके बाद जिनवू ना आयरन को रीजनरेट करता है और उसके हाथ में वेपन था और इसके बाद सीधा डिमन किंग ना उसके ऊपर अटैक करता है और लिटरली भाई काफी आसानी से ना आयरन का गेम वहां पे बजा डालता है भाई वो। और तभी ना इग्रेस पीछे से ना अटैक करता है डिमन किंग के ऊपर और इग्रेस ना अपना तलवार मारने वाला होता यह बारन के ऊपर, लेकिन बारन ना अपने एक ही हाथ से ना उसके तलवार को रोक लेता है और इग्रेस के ऊपर ना ठंडा रोर अटैक करते हैं और एक ही बार में इग्रेस का पत्ता भी कट हो जाता है वहां पे। और इसके बाद जिनवू ना क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट करता है और वो ना सीधा बरानपुर की मदद से ना इग्रेस के डागर को ब्लॉक करता है, मतलब कि जिनवू के डागर को ब्लॉक करता है। और तभी बराना भाई जिनवू का गर्दन पकड़ लेता है और जिनवू का खेल वो खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी ना वो वहां पे फिर से इग्रेस और टास्क को सामन करता है और वो दोनों मिलके ना बारानगर को पकड़ लेता है और इसी का फायदा उठा के ना जिन वो अपनी दोनों डैगर की मदद से ना सीधा बारानगर है। और इस बात पे ना बारा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना काफी तेज चिल्लाता है और आसपास ना अगेन काफी ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और इस बिजली के कारण ना जिनवू के शैडो भी ना काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और इसके बाद डीम किंग भी ना अपनी दोनों तलवार लेके रेडी हो जाता है और सेम जिनवू भी अपने दोनों डैगर लेके रेडी हो जाता है और इसके बाद दोनों का ना फेस टू फेस एनकाउंटर होता है और जिनवू ना अपने डैगर की मदद से स्वर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और तभी ना क्रिटिकल अटैक की मदद से ना दोबारा अटैक करता है और दोनों के बीच में ना काफी तगड़ा वाला फेस टू फेस वाला कंपटीशन चलता है। इमेज में आपको एकदम साफ पता चल रहा होगा, लेकिन तभी बारा ना फिर से ठंडा रोर का अटैक करता है और जिनवू ना काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अगर इतने क्लोज से वो अटैक उसको लग गया ना तो भाई उसका पत्ता कट हो जाएगा। और जिनवू अपने डैगर की मदद से ना उस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और लगभग वो ब्लॉक कर तो लेता है, बट उसके ना दोनों डैगर ना नीचे गिर जाते हैं और इसी का फायदा उठा के ना वाराणसी जिनवू के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जिनवू ना बारानगर ना अगेन ठंडा रोर अटैक करने वाला था जिनवू के ऊपर, लेकिन तभी ना उसके ऊपर ना एक भाला कहीं से आके लगता है और डीम किंग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसको भाला किसने मारा। और तभी हमें पता लगता है कि वो भाला मारने वाली ना एजल होती है और यहाँ पे जिम्बू को 1 सेकंड का मौका मिल गया था और वो ना कमांडर टच की मदद से ना एक पत्थर को अपने पास लाता है और वो ना सीधा बारानगर फना जोर से फेंक देता है उसके हाथ की तरफ और लिटरली भाई उस पत्थर की मदद से ना बारानगर है शरीर से और जिनवू ना तभी सीधा राम के पास पहुंच जाता है और एक पंच सिर्फ एक सुपर पंच पड़ता है और भाई राम का शरीर अलग हो जाता है उसके शरीर से। और लिटरली भाई ये देख के ना एजल वहां पे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लिटरली भाई सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि जिनवू ने ना डीम किंग को हरा दिया। और वो ना इसके बाद एजल को बोलता है कि जाकर अपने डैड को बता देना कि आपसे तुम्हारा क्लन ना यहाँ का नंबर 1 क्लन है। और वहां पे जिनवू और एजल दोनों ही काफी ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं और फाइनली जिनवू का ना 97 लेवल भी कंप्लीट हो चुका था। और इसके बाद जिनवू के शैडो ना वहां पे जो स्टोन बच्चे कुचे थे ना उन सभी को कलेक्ट करने लगते हैं और जिनवू को ना वहां पे काफी सारी चीजें मिलती है जैसे कि रिंग हो गए, स्वर्ड हो गए, डैगर हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीम किंग का प्यूरिफाई ब्लड जिसके लिए जिनवू यहाँ पे आया था। और जिनवू ना उस रिंग को पहन लेता है और वो ना एक एस रैंक का आइटम था और उससे ना स्टैट्स ना 20+ हो जाता है। और इसके बाद जिनवू को ना ईयररिंग्स और नेकलेस भी पहनने के लिए बोला जाता है और ये करने पे ना उसके स्टैट्स ना और भी ज्यादा बढ़ने वाले थे। और इसके बाद फाइनली जलब ना वहां पे एलिक्सर बनाने के काम पे लग जाता है और एजल ना पीछे से आवाज भी लगाती है जिम्बू को, लेकिन वो ना उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। और इसके बाद आइटम ना मिक्स होने लगता है और 1 2 3 4 ऐसे काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है, सॉरी उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट होता है। और तभी जिम्बू को पता लगता है कि इसका सक्सेसफुल होने का चांस ना जिम्बू के ना इंटेलिजेंस स्टेट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जिम्बू सोचने लगता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं अपने स्टेट्स को ना और भी ज्यादा बढ़ा लेता और
जिन्वू का ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और जिन्वू के पास ना 6 होली वाटर ऑफ लाइफ का पोशन आ चुका था और जिन्वू को जो 3 आइटम लगे थे ना उनमें से कुछ आइटम तो थोड़ा थोड़ा बच भी जाता है और एक आइटम ना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अगर वो आइटम जिन्वू को दोबारा मिल जाए तो वो दोबारा हॉली वाटर ऑफ लाइफ बना सकता है और ये भी चीज ना एस लेवल का होता है और इसकी मदद से कोई भी बीमारी एकदम ठीक हो सकता था। यह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके बाद आयरन ना वहाँ पे डीम किंग के ना ड्रैगन को लेके आता है और जिन्वू ना आयरन की ना वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करता है और इसके बाद फाइनली वो अराइज बोलता है और लिटरली भाई एजल ना वो चीज देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो ड्रैगन एक शैडो बनता है वो चीज देख के ना एजल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद जिन्वू को ना उसका नाम रखने के लिए बोला जाता है और जिन्वू ना उसका नाम काइजर रखता है और एजल बोलते हैं कि हम तो इसकी मदद से काफी जल्दी अपने क्लन के पास पहुंच जाएंगे और जिन्वू सोचता है कि क्या हमें एक एक करके नीचे जाना होगा भाई, ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और एजल बताते हैं कि कैसल में चलने के बाद ना हम काफी बड़ा जश्न करेंगे और मेरे डैड भी काफी ज्यादा खुश होंगे जब उनको गुड न्यूज मिलेगा तो। और जिन्वू को ना वहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं और जिन्वू को ना एक डिमन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है और जिन्वू को एक शैडो एक्सचेंज करके स्किल मिलता है और इस स्किल की मदद से ना जिन्वू ना किसी भी शैडो के ना स्किल्स को एक्सचेंज कर सकता था एक स्किल को, ऐसा नहीं कि हजारों स्किल को। और जिन्वू अब ये भी सोचने लगता है कि चलो फाइनली अब मैं यहाँ से टेलिप तो हो सकता हूँ। और इसके बाद जिन्वू बोलता है कि एजल मुझे माफ करना बट तुम्हें अकेले यहाँ से जाना होगा क्योंकि उनका क्लन ना काफी ज्यादा दूर था और एल ना वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है जिन्वू को, लेकिन उससे पहले ही ना जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है अपने नए स्किल की मदद से और जिन्वू अपने घर के गली के पास पहुंच जाता है और इस स्किल का इस्तेमाल ना जिन्वू हर 3 घंटे में कर सकता था। और इसके बाद हमें कोरिया हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पे ना जापान के द्वारा कुछ भेजी गई वीडियो ना चिनचुना प्रेसिडेंट को दिखा रहे थे, मतलब कि चेयरमैन को दिखा रहे थे। और ये वीडियो ना और भी कुछ वीडियोस थी जहां पे हंटर को मारा जा रहा था चींटियों द्वारा और चींटियों की संख्या ना काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी और ये सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि एंट मनस्टर को ये पता चल जाए कि उनकी रानी मुसीबत में है तो फिर क्या होगा। और चिंचू बताता है कि एंट ना एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए नाना जापान ना एक जामिन सिस्टम भेजेंगे जिस कारण ना वो सारी चींटियां कंफ्यूज हो जाएं। और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि इसका मतलब केवल हमें उनके गार्ड्स के बारे में ही चिंता करना होगा, मतलब कि रानी के गार्ड्स के बारे में। और चेयरमैन ना और भी कुछ बता रहे होते हैं लेकिन तभी ना उनको एक काफी खतरनाक सा ओरा सेंस होता है और तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम हंटर जिन्वू से मिले हो। और चिंचू बताता भी है कि जिन्वू का भी अभी कोई पता नहीं चला हमें। और इसके बाद हमें एक टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाक यन हो और उसके साथ एक और बंदा दिखाई देता है और उनको भी ना एक काफी पावरफुल ओरा महसूस होता है। और बाक नो सोचता है कि आखिरकार वो क्या है और दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि चॉय और चा के बीच में ना थोड़ी बहस होने लगी होगी। और तभी हमें पता लगता है कि बाकी उन्हों के साथ जो वहाँ पे बैठा था वो एस रैंक का हीलर मिंग बिम था। और मिंग बिम बोलता है कि भाई इतना ज्यादा भी मत सोचा कर, ऐसा रहा तो काफी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा तू। और वो बोलता है कि क्या मैं तुझे एक जोक सुनाऊं। और बाकी उन्हों बोलता है कि भाई तू अपने बकवास जोक मुझे बिल्कुल भी मत सुना। और हमें पता लगता है कि मिन विम ना एक इकलौता ऐसा हंटर है ना जो कि अभी एकदम फिट है, मतलब कि एकदम प्रॉपर हंटर है, लेकिन उसके बाद भी उसने काफी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। वो चाहता तो काफी ज्यादा रिच हंटर बन सकता था क्योंकि वो एस रैंक का था, लेकिन उसके बाद भी ना उसने काफी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। बट उसके बाद भी इस बंदे के साथ ना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, आगे जाके ना इसके साथ काफी बुरा होता है। यार सच बताओ तो मुझे इस बंदे के लिए बुरा लगता है आगे जाके। और मिन विम बोलता है कि भाई तू सच में इस रेड पे जाना चाहता है। और बाकू वहाँ पे हाँ बोलता है और मिन बोलता है कि तुझे पता है ना कि आखिरकार लास्ट टाइम क्या हुआ था वहाँ पे। और बाकू बोलता है कि यही तो एक बड़ा रीजन है ताकि आगे के लोगों को ना ज्यादा मुसीबत ना उठाना पड़े और वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो सोच रहा हूँ एक अच्छा काम ही कर लिया जाए। और मेम बोलता है कि अच्छा तुझे जो भी करना है तू कर ले, बट अगर तू मुझे अपने टीम में लेने के लिए आए है ना तो भाई तू भूल जा। और बाक बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से वापस आ भी पाऊंगा या फिर नहीं, तो मैंने सोचा कि आखिरी बार तुझे गुड बाय बोल दूं एक बार। और ये सुनक ना मिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी बताता है कि मैं ना टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं ना एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। और वो बताता है कि उसको ना यूजीन गिल से ना काफी बढ़िया वाला ऑफर भी मिला था, गिल का लीडर बनने के लिए बोला गया था और साथ ही काफी सारे कमाल के ऑफर थे, लेकिन उसके बाद भी उसने ऑफर को मना कर दिया। और उस टाइम पे ना उसके हाथ पैर कप कपा रहे थे। और वो बताता है कि मैं मारने और मरने के गेम से ना काफी पहले रिटायर हो चुका हूँ और तुझे तो पता ही है कि मुझे स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी का टीचर बन जाऊं। और बाक मुस्कुराता है और सोचता है कि इसको एक नॉर्मल लाइफ कहते हैं, बट हंटर एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। बहुत से हंटर को मनस्टर को मारने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी होती है। और इसके बाद हमें जिन्वू की मदर का सीन दिखाया जाता है और जिन्वू भी वहां पे हॉस्पिटल में आता है और जिन्वू ने ना अभी
तक दवाई नहीं पिलाया था उसके दिमाग में ना काफी सारी चीजें चल रही थी कि क्या पता दवाई असर करेगा या फिर नहीं करेगा और कहीं कोई साइड इफेक्ट हो गया तो, बट सिस्टम ने ना ऐसा ऐसा काम करके दिखा दिया है जो कि एकदम इम्पॉसिबल है। लाइक जिन्वू ही देख लो यार, एक तरह से तो जिन्वू को ना सिस्टम के ऊपर थोड़ा बहुत तो भरोसा हो रहा था और लिटरली भाई वो बोतल की ढक्कन निकालता है और जिन्वू के ना हाथ उस टाइम पे कप रहे थे भाई, मनस्टर को मारते टाइम इसके हाथ नहीं कपाते लेकिन अभी कपा रहे थे यार। मदर का इमोशन ही कुछ ऐसा होता है, आप लोग समझ सकते हो। मैं भी काफी ज्यादा क्लोज हूँ अपने मदर के भाई और इसके बाद फाइनली जिन्वू ना पिलाता है अपनी मदर को वो पोषण और मदर के कंधे पे ना एक दाग जैसा होता है और उससे ना जिन्वू को की स्टोरी याद आ जाती है। और ये ना जिन्वू के बचपन की स्टोरी है जब ना जिन्वू ना अपनी मदर के ना बाल धोना चाहता था और वो ना गर्म पानी अपनी मदर के पास लेके जाता है, बट वो पानी ना गलती से गिर जाता है और वो गर्दन पे गिर गया था गलती से और उस जगह पे ना एक निशानी बन जाती है धब्बा टाइप। और जिन्वू ना वहां पे काफी ज्यादा डर चुका था और उसकी मदर के ना काफी ज्यादा जलन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी ना सबसे पहले जिन्वू को चेक करती है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। और जिन्वू ना आज भी वो दिन ना बिल्कुल भी नहीं भूल पाता है और दवाई पिलाने के बाद भी ना जिन्वू की मदर अभी तक हो में नहीं आई थी और जिन्वू ना भी काफी ज्यादा डरने लगा था, बट उसका मदर का जो कलर होता है ना वो फिर से पहले की तरह होते जा रहा था। और जिन्वू बोलता है कि प्लीज मदर आंखें खोलो, क्योंकि मैं इस राह पे केवल इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन जरूर रास्ता मिल जाएगा जिस कारण मैं आपको ठीक कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इतना ज्यादा ताकतवर बना। और वना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, वहां पे जिद करने लगता है। और इसके बाद हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रही थी और वो ना थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाती है। इसके बाद और जिन्हा को ना बाहर का मौसम देख के ना काफी अच्छा लगता है और उसको ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था और उसको भी ना दिल में थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, मतलब कि हिट होता है ना कुछ अजीब सा एक खुशी मिलती है, वो वाली खुशी मिल रही थी। और दवाई पिलाने के काफी टाइम हो गया था और जिन्वू तो आंखें बंद करके वहां पे बैठ रखा था और तभी हमें ना एक औरत बैठी हुई नजर आती है और वो बोलते हैं कि जिन्वू ये तुम हो। और फाइनली तभी हमें पता लगता है कि ये जिन्वू की मदर है जो कि 4 साल बाद अपनी आंखें खोली थी। और जिन्वू तो भाई हैरान का हैरान ही रह जाता है और उसकी मदर बोलती है कि आखिरकार मैं कब से ऐसे सो रखी हूँ। और जिन्वू बताता है कि आप पिछले 4 साल से यहाँ पे सो रखी हो। और जिन्वू की मदर ना जिन्हा के बारे में पूछती है और जिन्वू बताता है कि वो एकदम ठीक है। और मदर बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने अपना वादा पूरा किया। और इसके बाद जिन्वू की मदर ना हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आखिरकार तुम इतने सारे चोट कैसे लग गए और मुझे पता है कि तुम मेरे कारण ही इतना ज्यादा चोटिल हुए होंगे और तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत किया होगा। और लिटरली भाई जिन्वू ने वहां पे काफी ज्यादा रोने लगता है। और सच बताओ तो भाई ये एपिसोड एक्सप्लेन करने में ना मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इमोशनल होने के बाद ना आवाज निकलने में ना प्रॉब्लम होती है भाई। और जैसे ही डॉक्टरों को पता लगता है ना कि जिन्वू की मदर कोमा से उठ गई है भाई, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर बताता है कि पेशेंट के घर वाले ना अपने पेशेंट को ना जल्दी से घर लेके जाना चाहते हैं अब, और हमें क्या करना चाहिए। और हेड डॉक्टर वहां पे बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो तो अभी चल भी नहीं पा रही होगी। और दूसरा डॉक्टर बताता है कि ऐसी बात नहीं है, वो एकदम ठीक है। और ये सुन के ना डॉक्टर भाई वहां पे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लोग सोच रहे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी के कारण ये सब कुछ हो रखा होगा। और मेन डॉक्टर बोलता है कि इसके ऊपर अभी कुछ भी श्योर नहीं है और वो बोलते हैं कि पेशेंट को ना हम इतनी जल्दी घर नहीं जाने दे सकते। और जूनियर डॉक्टर बोलता है कि सर हमने कोशिश तो काफी ज्यादा की बट उसने हमारी बात नहीं मानी। और अभी आपने कोरिया के 10वें एस रैंक हंटर के बारे में तो सुना ही होगा और वो जो पेशेंट है ना वो उसी का बेटा है। और ये सुन के भाई डॉक्टर वहां पे लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि भाई ठीक फिर तो उसको डिस्चार्ज कर दे, मुझे फंसना नहीं है इन सब चीजों में। और इसके बाद ना हमें जिन्हा दिखाई जाती है जो कि मदर को देखने के बाद ना वो भी लिटरली बच्चे की तरह वहां पे रो रही थी और बच्ची था एक तरह से। और मदर बोलते हैं कि बेटी तुम सच में काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। और जिन्हा बिना अपनी मदर को जाके हक कर लेती है। और जिन्वू भी मनी मन सोच रहा था कि चलो फाइनली जिसके पीछे मैं इतने टाइम से लगा हुआ था वो मेहनत मेरी रंग लाई। और वो सोच रहा होता है लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं हंटर के तौर पे ना एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से ना मैं वापस तो अब बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसके बाद ना जिन्हों में बाहर बैठा हुआ नजर आता है जहाँ पे अपना फोन चेक करता है और उसके पास ना काफी ज्यादा मिस कॉल आया था और वो सोचता है कि अगर किसी को जरूरत होगा ना तो दोबारा ही कॉल कर लेगा। और जिन्वू ना न्यूज भी देख रहा होता है जहाँ पे काइजर की खबर ना काफी स्पीड में फैल रही थी। और तभी जिन्वू के पास ना कॉल आता है और वो ना कॉल पिक करता है और लिटरली वो कॉल ना चेयरमैन का था। और जिन्ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि चेयरमैन सब कुछ ठीक तो है ना। और चेयरमैन बोलता है कि हंटर तुम्हें सब कुछ तो पता ही होगा। और जिन्वू को तो वैसे सच बताओ तो कुछ भी नहीं पता था एक तरह से। और मेनली चेयरमैन तो एंट मनस्टर के बारे में पूछ रहे थे लेकिन जिन्वू को लगता है कि काइल के बारे में चेयरमैन को पता चल गया होगा। और तभी जिन्वू बोलता है कि चेयरमैन आप मुझे बता सकते हो कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और चेयरमैन को भी पता चल गया था कि जिन्वू को कुछ नहीं पता। और इसके बाद वो जिन्वू को ना हंटर
एसोसिएशन में बुलाते हैं और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे चेयरमैन ना जेजू आइलैंड के बारे में ना जिन्वू को सब कुछ बताते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद वो ना जेजू आइलैंड का रेड करने वाले थे। और तभी चेयरमैन बोलता है कि जिन्वू, इसमें हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए होगी। और जिन्वू ना थोड़ा सोच में आ जाता है और वो सोचता है कि अभी तो मेरी मदद ठीक हुई है, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, बट अभी मुझे वहां जाना होगा। और वो ना कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी लिटरली उसको ना काफी ज्यादा माना का एहसास होता है और चेयरमैन उससे पूछते भी है, क्या आखिरकार तुम्हें क्या हुआ जिन्वू? और जिन्वू बोलता है कि मैंने आसपास ना काफी खतरनाक सामाना सेंस किया, कोई यहाँ पे हाई लेवल का हंटर है। और चेयरमैन ना जिन्वू की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उनका सेंस इतनी आसानी से कर पाओगे, बट तुम सच में पहले से बेटर हो चुके हो, क्योंकि कुछ एस रैंक के हंटर ना आने वाले रेड के लिए ना जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे। और जापान का भी एस रैंक का हंटर वहीं पेता को तोरियोजी और गोतो का नाम सुन के ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गोतो ना काफी ज्यादा फेमस हंटर था, कोई हंटर नहीं भी था ना तो उसको भी गोतो का नाम पता था, क्योंकि गोतो ना जापान के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। और चेयरमैन बोलते हैं कि क्या तुम जिम में चलना चाहोगे? और इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है और हमें बाघ दिखाया जाता है, जो कि अपने टाइगर वाले फॉर्म में ना किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और जो उसके लड़ रहा था ना वो कराटे का यूनिफॉर्म पहन रखा था बंदे ने, और जो कराटे वाला बंदा था ना वो एक तरह से ऐसा फील हो रहा था कि बाघ के ऊपर ना थोड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन बाघ भी हार नहीं मानता और डटा रहता है। लेकिन उसके बाद भी भाई कराटे वाला बंदा ना उसको उठा के सीधा पटक देता है और वो बोलता है कि बाघ, तुम्हें इससे थोड़ा बढ़िया करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाघ भी काफी ज्यादा मुस्कुराता है और बोलता है कि यह बात तो आपको भी पता है कि आपको हराना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। और दोनों ना फिर से लड़ाई करने लगते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और आसपास केवल तबाही मचा रहे थे। और चेयरमैन और जिन्वू ना बैटल देख रहे थे उनका, और चेयरमैन बताते हैं कि एक साथ इतने सारे एस रैंक हंटर को देखना बिना काफी रेयर बात है। और जिन्वू बोलता है कि लगता है बाघना वहां पे हार जाएंगे, वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं उनके आगे। और तभी वहां पे चॉय भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, बट अगर बाघ अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा ना तो सामने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और चॉय बोलता भी है कि जिन, वो तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गए, और जो कराटे वाला बंदा था ना वो फेम गिल का लीडर था। और भाई, नाम मैं नहीं बता रहा यार, इन सबके नाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं यार। और तभी जेन वो बोलता है कि आपने कहा कि बाघ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? और चॉय भी बताता है कि यहाँ पे ना काफी सारे लोग हैं, इस कारण बाघ ना अपने असली फॉर्म को रिवील नहीं कर सकते। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते टाइम ना बाघ एकदम मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं और अपने आप से आप खो देते हैं। जिन्वू को ना इसके बारे में पता था, बट कभी देखा नहीं था इस तरीके की हरकतें। और इसके बाद चॉय बोलता है कि आप ना अपने आसपास देख सकते हो, वो सभी जापान के एस रैंक के हंटर्स हैं और वो सभी रेड में हमारा साथ देने वाले हैं। और उन सभी का इमेज ना आपको आगे जाके दिखा दूंगा, या फिर चलो मैं एक एक करके सभी की इमेज लगा देता हूँ। मैं नाम किसी का भी नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ भाई, इन सबके नाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं भाई। तो ये सभी के इमेज आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और यह बंदा है गोतो सबसे मैन। यही था, तो मैंने इसका नाम आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। और प्लीज यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लेकिन उसके बाद भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो का वेट करो, क्योंकि अगली वीडियो से आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं मेरे भाइयों। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।